कि ईरान ने लोगों के दिमाग से अमेरिका का डर खत्म कर दिया। कैसे? आप सोचो कि जहां जहां अमेरिका के काउंसुलेट थे या एम्बेसी थी इस पूरे पश्चिम एशिया में, उन सबको एक एक करके निशाना बनाया। ये सारी तस्वीरें हैं। यूएस की तेल अवीव के अंदर अगर है, वहां पर गोला गिरा दिया है। इसके अलावा ईरान का ड्रोन यूएस एम्बेसी सऊदी अरेबिया में है, वहां गोला गिरा दिया। ईरान ने जहां तहां इन्हें देखा वहां नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया और रही सही कसर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पूरी कर दी। मतलब ईरान जिसके ऊपर ये डाउट था इजराइल को कि ये न्यूक्लियर बम बना रहा है, उस पर हमला करवा करके इजराइल ने अमेरिका की मजाक बनवा दी। अब अमेरिका इतना फ्रस्ट्रेशन में आ गया है कि वो खुद से ही डिसाइड कर रहा है कि सीज फायर है, वो खुद से ही डिसाइड कर रहा है कि हम युद्ध जीत गए, वो खुद से ही कह रहा है कि सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है। अपनी इतना ह्यूमिलिएशन जब पिछली बार जापान के समय हुआ था तो वहां बम गिरा था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बदला लेने के लिए इस बार स्ट्रेटेजी ये अपना ले कि इनके न्यूक्लियर साइट पर हमला कर दो। इसलिए ये सवाल बड़े बन जाते हैं, क्योंकि अमेरिका अभी भी इनके जो सुप्रीम लीडर हैं उनके साथ कोई बातचीत नहीं कर पाया है। सीज फायर खुद की मर्जी से किया है, ईरान का कोई उसके अंदर लेना देना नहीं था। ईरान तो अभी भी यही कह रहा है, अगर अमेरिका कुछ भी गुस्ताखी करेगा तो उसको हमारा भरपूर जवाब दे दिया जाएगा। और तो और इस पूरे कवायद में जब अमेरिका चिल्ला रहा है हम जीत गए, आज की डेट में हाइफा पर हमले होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेबनान, ईरान, यमन, इराक से कहां से हुए हमले ये नहीं पता। और रहा सहा कसर जो अमेरिका का फाइटर जेट कैरियर जो जहाज है अब्राहम लिंकन, उस पर क्रूज मिसाइल चलाई गई। बताई मतलब हद ये है कि ईरान अब वो मिसाइलें जो कि बैलिस्टिक ट्रैक कर लेता है उसके थ्रू ना होकर के पैरेलल जमीन के अपने ब्रह्मोस टाइप की मिसाइलें चला रहा है अब्राहम लिंकन पर, जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, और उसको निशाना बनाया जा रहा है। अगर उस पर निशाना वाकई में लगा तो अमेरिका का एक बड़ा नुकसान होगा। कुल मिलाकर जब आप इतने जलील हो रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं? इस पर मैंने हालांकि पूरा सेशन आपको एक बार अपने जानकारी दी थी। मेरे सेशन में मैंने कहा था कि जब ईरान इस तरह से अनकंट्रोल्ड हो रहा है, ईरान पावरफुल नहीं हो रहा है, ईरान खत्म हो रहा है, लेकिन अब उसके पास में डरने के लिए या कहीं खोने के लिए कुछ नहीं है। सोमालिया के पास क्या है? किसी का भी जहाज लूट के ले जाता है। ऐसी स्थिति में ईरान अगर आकर बैठ गया है तो उसे खत्म करने के लिए, उसे एक्सट्रीम डर की भावना तक अगर ले जाना हो तो वो एक हमला कर सकता है। ये मैंने अपने सेशन में आपको बताया था। तो ऐसी बात अगर हम अपने सेशन में कर रहे थे और ऐसी ही बात तुरंत फिर निकालकर कुवैत भी कर दे रहा है कि सुनो रेडिएशन फट सकती है, तो ये वाकई में एक चर्चा का विषय है। आप और हमने ये बात ऐसे ही नहीं करी, इसके पीछे की कई चिंताएं थी, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में पश्चिम एशिया में बहुत सारे रिएक्टर्स हैं जहां पर यूरेनियम की वजह से बिजली पैदा होती है। वो रिएक्टर्स इजराइल में भी हैं, यूएई के अंदर भी हैं, तुर्की में भी हैं और इजिप्ट में भी हैं। इजराइल में तो जो नागेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है वहां पर माना ही जाता है दिमोना के अंदर कि यहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकता है। और तो और ईरान के अंदर तो दुनिया को पता रख रखा है कि भाई साहब फॉर्दो, नतांज, ये सब वो जगह है, इस्फहान, जहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी है। तो ऐसे में अगर इन क्षेत्रों पर वाकई में वहां बम गिर गया जहां पर न्यूक्लियर मटेरियल उपलब्ध है तो बहुत ज्यादा दिक्कतें ईरान के अंदर खड़ी हो सकती है। और अगर ईरान में खड़ी होती हैं इन शहरों में से कहीं भी, तो आसपास के जो देश हैं उनके अंदर न्यूक्लियर दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, नाभिकीय रेडिएशन। आप कहेंगे न्यूक्लियर बम में ऐसा होता क्या है? देखो, वो फटता है तब बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलती है, वो तो एक पार्ट है, लेकिन उसके फटने के बाद बहुत सारी रेडिएशंस बाहर आती हैं। वो जो रेडिएशंस है ना, वो जानलेवा होती हैं, लोगों का जान ले लेती हैं। तो असल में अमेरिका अगर इनके न्यूक्लियर साइट पर, और हुआ भी है 21 जून को इन्होंने इसके फॉर्दो, नतांज, इस्फहान, इन्हीं न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया था। ये तो भला हो कि वहां से रेडिएशन बाहर नहीं निकली, क्योंकि उन लोगों ने 80-80 फीट से गहरे गड्ढों में उस पूरे सिस्टम को रखा हुआ है। ऐसे में अमेरिका की मार्च 21 के अंदर भी ऐसी ही स्ट्राइक नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हुई। अगर ये एक भी चीज उस जगह हिट कर गई जहां न्यूक्लियर बम है या फिर न्यूक्लियर मतलब फजाइल मटेरियल, विखंडन योग्य पदार्थ रखा है, तो ये दुनिया के लिए एक मुसीबत खड़ी कर सकता है। ईरान ने इसी के चलते हाल ही में इजराइल पर हमला उस जगह किया जहां पर उनका न्यूक्लियर प्लांट चलता है। तो ऐसी स्थिति में अब जब टारगेट ही रिएक्टर्स हो रहे हो या फिर जहां न्यूक्लियर बॉम्ब की फैसिलिटी हो सकती है, अगर वो हो रहा हो, तो दुनिया के लिए एक चिंता की बात तो बनती है। और यही बात वो कुवैत वाले लोग कहते हुए दिखाई दिए। सवाल बड़ा है, अगर साहब ऐसा हो जाए तो क्या होता है?
मैंने बताया साहब नुकसान होता है, अल्फा बीटा गामा विकिरणें होती हैं, सब पूरा शरीर को कैंसरस कर देती हैं, शरीर आदमी बहुत तड़प तड़प के मरता है। इसका मतलब है अगर ईरान के आसपास कुछ भी होता है तो कम से कम 6 से 8 ऐसे देश होंगे पड़ोस के जिन पर रेडिएशन का असर सीधा सीधा देखने को मिल सकता है। हालांकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान बहुत पड़ोस में है। साथ में ईरान के समुद्र के जो पानी है, जो फारस की खाड़ी है, जिसको पीते हैं कतर, कुवैत, ओमान और ये सारे के सारे यूएई जैसे देश, उस पानी में अगर रेडिएशन मिल गया तो भी इन लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मतलब इन सब के लिए ना केवल हवा बल्कि पीने का पानी भी दिक्कत हो जाएगा। कुछ प्रभाव भारत पर भी इसका पड़ सकता है। ठीक है साहब, लेकिन जब ऐसी बातें हो रही हो तो क्या कोई इसका इलाज है? 2 दवाइयां हैं साथियों, उसके बारे में 13 मार्च को खबर भी आई कि इन दिनों वेस्ट एशिया से उन दवाओं के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। उनमें से एक दवा का नाम है पर्शियन ब्लू। उस पर्शियन ब्लू को भारत के अंदर बनाया जाता है, भारत के अंदर मतलब डीआरडीओ के द्वारा सजेस्टेड तरीके से उसे बनाया जाता है। उस दवाई की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 14 मार्च 2023 को भारत के अंदर प्रॉपर तरीके की परमिशन दी गई थी कि बनाया जाए उस दवा को साहब, क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशन से मुक्ति में काम आती है। वेस्ट एशिया से इन दिनों इसकी डिमांड की, मतलब कि लोग सर्च कर रहे हैं कि भाई पर्शियन ब्लू नामक दवाई अगर हमें मिल जाए तो लोग अभी से रख लें। करती क्या ये दवाई? ये क्या करता है, रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है जैसे सीजियम 135 थैलियम, आप जब आपके शरीर इससे प्रभावित होते हैं तो ये दवाई उनको अपने अंदर समाहित कर लेती है और आपके अपशिष्ट पदार्थ के माध्यम से उसे बाहर निकाल देती है। मतलब दवाई के खाने मात्र से आपको रेडिएशन से जो शरीर पर असर हुआ है उस पर आप निपट पाते हैं। ये दवाई लेता हुआ जो व्यक्ति है ये एआई जनित व्यक्ति है। और एआई का इंटीग्रेशन मैं यहां पर यह बता दूं कि इस रविवार हम उस एआई का जिसका युद्ध में इस्तेमाल हो रहा है, उसका नाम है क्लॉड, उसके ऊपर एक वेबिनार करने जा रहे हैं। आप अगर चाहें तो उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर जो बहुचर्चित क्लॉड का एप्लीकेशन है, एआई टूल है, उसका हम आपके साथ चर्चा कर पाएंगे। और उसका एक ताजा अपडेट आया है डिस्पैच, उसको भी हम आपको आज के अपने सेशन के माध्यम से बता पाएंगे। इसके लिए आपके सामने लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया, वेबिनार को आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर संडे के दिन सुबह 11 बजे वेबिनार होगी, उसके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसे जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए संपूर्ण जानकारी भर के। दूसरी चीज है पोटेशियम आयोडाइड साथियों। पोटेशियम आयोडाइड वो दूसरी दवा है जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थों को अब्सॉर्ब करने के काम आती है। तो इन दोनों दवाइयों का इन दिनों जिक्र बहुत ज्यादा हो रहा है। पिछले ही साल भारत ने इंडोनेशिया को ये दवाइयां बेची थी। ऐसे में अब ये देश हैं जो इन दवाइयों की तलाश में है। हालांकि ये दवाइयां कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी बचत के लिए कुछ तरीके हैं। ऐसे में कुवैत का अपने देशवासियों से यह कहना कि थ्रेट नहीं है और डब्ल्यूएचओ का कहना कि वर्स्ट केस सिनेरियो में तो हम सोचकर चलते ही हैं, तो निश्चित ही लोगों के मन में तनाव तो पैदा करता ही है। ऐसे में अगर ऐसी स्थितियां वाकई में पैदा कभी हो जाएं तो साहब क्या करना चाहिए? तो देखिए साहब, खुद मिलाकर बात यह कि रेडिएशन से बचने के तरीके हैं कि आप खिड़की दरवाजे बंद रखें, खुले में ना घूमें, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में खुद को रखें। अगर कोई बात सुनने में आए तो तुरंत लेट जाएं। जैसे आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतवासियों को कुछ चेतावनी दी गई थी, कुछ वैसी चेतावनियां आपको पूरे टाइम याद रखनी होंगी और अपने आप को सुरक्षित रखना होगा। हालांकि इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन तक जाने के चांसेस बहुत 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 कम है, लेकिन जब कोई देश पड़ोस में बैठ करके अपने लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हो तो आप और हम भी चर्चा कर लें, इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि आप इस पूरी जानकारी से संतुष्ट होंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।